समुदाय आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा ताकि इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत होने तक आप यह सब कर पाएंगे। समुदाय आधारित स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बता पाएंगे, किसी आपदा के समय समुदाय की जरूरतों का आकलन करने के महत्व को समझा पाएंगे, किसी स्वयंसेवक की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझा पाएंगे और प्रभावी संपर्क के सिद्धांत को परिभाषित कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहर में एक तेज भूकंप आया है। इसके कारण कई इमारतें गिर गईं और कई लोगों को चोटें आई हैं। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देना उतना ही जरूरी है जितना कि आपदा पीड़ितों की तलाश करना। आपातकालीन संकटों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वयंसेवक मुहैया कराना समुदाय आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा या CBHFA का काम है। आइए समुदाय आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा या CBHFA के बारे में विस्तार से जानते हैं। समुदाय आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा या CBHFA स्वयंसेवकों ने भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए एक सामान्य चिकित्सा शिविर बनाया। आमतौर पर CBHFA का काम किसी समुदाय के सदस्यों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना सिखाकर उस समुदाय को मजबूत बनाना होता है। जो स्वयंसेवक अच्छे से तैयार होते हैं, वे आपात स्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं। कक्षा में सीखें और समुदाय में लागू करें। यह सिद्धांत काफी आसान है। समुदायों को स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में स्वयंसेवक एक अहम भूमिका निभाता है। वह व्यक्ति समुदाय में एक स्वस्थ जीवन और व्यवहार को बढ़ावा देकर एक आदर्श व्यक्ति की तरह काम करता है। अनुशंसित पाठ्यक्रमों में जरूरी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक स्वयंसेवक यह सीखता है कि समुदाय में अलग अलग प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करके यह सिद्धांत कैसे लागू होता है। चलिए मैं अपने किसी एक स्वयंसेवक मित्र से किसी आपदा के समय समुदाय की जरूरतों का पता लगाने का महत्व समझाने के लिए कहता हूँ। नमस्ते, क्या आप संकट के इस समय में स्वयंसेवक की मदद का औचित्य संक्षेप में समझा सकते हैं? हाँ जरूर। स्वयंसेवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा आकलन के कौशलों के बारे में सीखना चाहिए। समुदाय का मूल्यांकन करने से वे समुदाय की प्राथमिकताएं तय कर पाते हैं। उसके बाद स्वयंसेवक उस समुदाय के सदस्यों को किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सकीय ज्ञान पाने में मदद करेंगे। इसके अलावा इन आपातकालीन स्थितियों में स्वयंसेवकों को उस गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो योजना बनाने और सुरक्षा करने के लिए जरूरी हैं। यह उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आइए NGO के बारे में जानते हैं। हर देश की सरकार स्वैच्छिक नागरिक समाज संगठनों के रूप में गैर सरकारी संगठनों या NGO को मान्यता देती है। दुनिया के लगभग हर देश में नेशनल रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट सोसाइटी हैं। नेशनल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन का हिस्सा है। नेशनल सोसाइटी हर देश में सार्वजनिक प्राधिकरणों का समर्थन करती है। भारत में गूंज, स्माइल फाउंडेशन, क्राई, नन्ही कली, केयर और भी कई दूसरे NGO हैं। आपदा प्रबंधन में ये गैर सरकारी संगठन NGO बचाव कार्यों, अस्थायी आश्रयों का इंतजाम करने, स्वास्थ्य शिविर लगाने तथा भोजन और पानी की आपूर्ति करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय सोसाइटी देश भर में विभिन्न स्थानीय शाखाओं से मिलकर बनी है। सदस्यों और स्वयंसेवकों से स्थानीय शाखा बनती है। राष्ट्रीय समाज के कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं जिसे उन्हें पूरा करना होता है।
आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। किसी राष्ट्रीय सोसाइटी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में सशस्त्र संघर्षों और किसी प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में मानवीय सहायता देना आता है। इसके स्वयंसेवक अक्सर घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं और उन समुदायों में सक्रिय बने रहते हैं। समुदाय आधारित स्वयंसेवक भी विकास के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपदा के लिए तैयार रहने के कार्यक्रम, स्वास्थ्य और देखभाल रखने की गतिविधियां, रक्तदान अभियान और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना आता है। यहाँ तक कि एनसीसी जैसे युवा संघ और अन्य सामुदायिक स्वयंसेवक जैसे नेहरू युवा केंद्र भी आपातकालीन स्थिति में सक्रिय रहते हैं। चलिए प्रमुख आपात स्थितियों के समय आपदा प्रबंधन में सामुदायिक गतिशीलता की भूमिका के बारे में समझते हैं। आपदाएं मानव निर्मित या प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ये आपदाएं अक्सर इतनी बड़ी होती हैं कि यह समुदाय की उनका निस्तारण करने की क्षमता से ज्यादा बड़ी हो जाती है। प्रत्येक आपदा का समुदाय और व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। समुदायों में अलग-अलग तरह की आपदाओं को लेकर अलग-अलग तरह की कमजोरियां होती हैं। हालांकि स्वयंसेवकों को इन आपदाओं को लेकर अपने समुदायों की कमजोरियों को समझना चाहिए। स्वयंसेवकों को प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। स्वयंसेवकों को अपने समुदाय के प्रभावित सदस्यों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता देना आना चाहिए। इसके अलावा लोगों को आपदाओं को लेकर अधिक जागरूक होना चाहिए। उन्हें आपदाओं के प्रभाव पर काबू पाने के लिए उचित स्वच्छता रखने, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने और अच्छे से साफ सफाई रखने, मच्छरदानी इस्तेमाल करने और टीकाकरण करवाने आदत बनाए रखनी चाहिए। आइए अब उन स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं जो पीड़ितों की जान बचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किसी आपदा से पहले स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण कार्यों में यह सब काम आते हैं। प्राथमिक चिकित्सा और आपदा को लेकर प्रशिक्षित और तैयार रहें। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी आपदा के समय महत्वपूर्ण मानवीय और भौतिक संसाधन कहाँ मिलेंगे। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें जो इन संसाधनों को जुटाएंगे। महत्वपूर्ण संसाधन है जनबल, भौतिक संसाधन है पानी और भोजन, संपर्क के संसाधन है आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जैसे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं। किसी आपदा के दौरान स्वयंसेवकों को चाहिए कि वे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग दें और स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करें। अधिक विशिष्ट स्वयंसेवकों या स्वास्थ्य पेशेवरों के निर्देशों के अनुसार घायलों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा दें। घायल लोगों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करने में मदद करें। किसी बहुत बड़ी घटना के समय चिकित्सकीय टीमों का सहयोग करें। मृतकों को दफनाने में मदद करें। अस्थायी आश्रयों में लोगों की मदद करें। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य स्वयंसेवकों, स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों से बात करें। राहत सामग्री बांटें और दूसरे स्वयंसेवकों का हौसला बढ़ाएं करें और उनका सहयोग करें। किसी आपदा के बाद भी स्वयंसेवकों को कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होते हैं, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा में मदद करते रहें, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता देते रहें, घरेलू समूहों और समुदाय के सदस्यों को बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर सलाह देने में मदद करना, जिसमें बुखार, निमोनिया और तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त और निर्जलीकरण, कुपोषण और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं। आइए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और महामारियों को लेकर स्वयंसेवकों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सीखते हैं। आमतौर पर महामारी का कारण 6 तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि हैजा, साल्मोनेला, इकोलाई और क्रिप्टोस्पोइडियम जैसी डायरिया से जुड़ी हुई बीमारियां, श्वसन संक्रमण जैसे कि तपेदिक, ऐसी बीमारियां जिन्हें टीकों से रोका जा सकता है, जैसे कि पोलियो, पीला बुखार, खसरा, रोटावायरस और मेनिंजाइटिस।
मलेरिया और डेंगू जैसे रोगवाहकों द्वारा फैलने वाले रोग, इबोला और मारबर्ग जैसी बहुत ज्यादा संक्रामक और घातक बीमारियां और महामारी जनित इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा, सार्स कोविड-19 जैसी नई बीमारियां। इसलिए किसी भी महामारी में स्वयंसेवकों के काम बहुत जरूरी होते हैं। एक स्वयंसेवक को चाहिए कि वह समुदाय के सदस्यों को इस बारे में शिक्षित करें कि बीमारी की रोकथाम कैसे करें। समुदाय के सदस्यों को यह सिखाएं कि बीमारियों के लक्षणों को कैसे पहचानें। समुदाय के बीमार सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भेजें। इस प्रकोप की स्थिति से निपटने में स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करें। महामारी का नियंत्रण करने के लिए इसका प्रशिक्षण लें कि महामारी का आकलन और सर्वेक्षण कैसे करें। समुदाय के नेताओं से मिलें और यह पता करें कि वे महामारी के बारे में क्या जानते हैं और उन्होंने इसकी तैयारी के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के सदस्यों से सामूहिक टीकाकरण अभियानों के बारे में बात करें। यह पूछें कि स्वयंसेवक उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। इन जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए प्रभावी सामुदायिक संपर्क की जरूरत होती है। स्वयंसेवकों को समुदाय के सदस्यों के साथ कई तरीकों से बातचीत और सहयोग करना चाहिए, जिसके बैठकें, सामुदायिक मूल्यांकन और आगे की कार्यवाही करने के साथ साथ कई तरीके आते हैं। प्रभावी रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे संपर्क करते समय स्थानीय भाषा इस्तेमाल करना, भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करना और एक परिपक्व, प्रशिक्षित और परिचित व्यक्ति बने। अब तक हमने यह समझा है कि आपातकालीन स्थिति में स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षित करने की क्या जरूरत है। आइए अब जानते हैं कि चोट से बचने के लिए बुनियादी प्राथमिक उपचार कैसे करें। प्राथमिक चिकित्सा के कार्यों के 4 चरण होते हैं, जैसे आकलन करना, योजना बनाना, कार्यान्वयन करना और जांच करना। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक चरण पर पॉइंटर को ड्रैग करें। सबसे पहले एक स्वयंसेवक को चाहिए कि वह स्थिति का आकलन करें और खतरों की जांच कर लें, जैसे व्यक्ति के पास भागकर जाने से पहले सुरक्षा जांच कर लें। यह सुनिश्चित करें कि यह स्थिति आपके लिए, किसी हताहत व्यक्ति और अन्य लोगों या दर्शकों के लिए सुरक्षित है। उस व्यक्ति की स्थिति का आकलन करें, चोटों का मुआयना करें और किसी सदमे या मनोवैज्ञानिक आघात के लक्षणों का आकलन करें। योजना बनाने के लिए स्वयंसेवक को मदद के लिए कॉल करना चाहिए या फिर किसी को चिकित्सा या पेशेवर सहायता के लिए कॉल करने के लिए बोलना चाहिए। एक स्वयंसेवक के रूप में आपको इसकी योजना बनानी चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, जैसे कि प्रारंभिक या प्राथमिक आकलन के आधार पर यह योजना बनाएं कि पेशेवर सहायता मिलने तक क्या करना चाहिए। आप क्या जानते हैं और आपके पास जो कौशल हैं, उसके आधार पर यह निर्धारित करें कि आप कितनी मदद कर सकते हैं। एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोई स्वयंसेवक इस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देगा। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर जो जीवन के लिए खतरनाक हैं, उन आपात स्थितियों और कुछ खास चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देना। यदि आपातकालीन सेवाएं जल्दी ही आने वाली हैं, तो चोटों को न खोलें, सुरक्षा दें और सहायता का इंतजार करें। व्यक्ति और परिवार से बात करके उन्हें मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा दें और लोगों को यह बताएं कि क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। किसी स्वयंसेवक को इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा के कामों का आकलन करना चाहिए। यह देख लें कि क्या चिकित्सा या पेशेवर सहायता जल्दी ही पहुंच रही है। यह देखना कि घटनास्थल सुरक्षित रहे। अगर ऐसा संभव नहीं है,
तो मदद लेकर जितना हो सके उतनी सावधानी से उस व्यक्ति को कहीं और ले जाने के बारे में सोचें। शुरुआती आकलन में किए गए काम दोबारा से जांचना, यह जांचना कि पट्टियां अभी भी सही जगह पर लगी हैं या नहीं और खून का बहना बंद हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मौजूदा ड्रेसिंग को न हटाएं बल्कि बस थोड़ी और ड्रेसिंग लगाएं और दबाव डालें। यह जांचना कि कहीं व्यक्ति बेहोश तो नहीं है और सामान्य तौर पर जीवन बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय करें। यह पता लगाना कि कौन सा अस्पताल, क्लिनिक या स्वास्थ्य केंद्र से देखभाल मिल जाएगी। पीड़ित की हालत के बारे में परिवार और रिश्तेदारों को जानकारी देना। स्वयंसेवक कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घटनास्थल पर मौजूद खतरे को हटाकर पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बचाव कर्मियों की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घायल पीड़ितों को अपने हाथों से या स्ट्रेचर पर ले जाने में बचाव कर्मियों की मदद कर सकते हैं। वे घायल पीड़ितों की ड्रेसिंग और उन्हें स्थिर करने में मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या MFR की भी मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवकों को यह बात पता होनी चाहिए कि कुछ मरीजों की स्थिति ऐसी होती है जिसमें उन्हें विशेष तकनीकों की जरूरत पड़ती है ताकि उनकी चोट और न बढ़े। ऐसी स्थिति में चिकित्सक या डॉक्टर का इंतजार करें। स्वयंसेवक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली का रखरखाव करने में चिकित्सा कर्मियों की मदद भी कर सकते हैं। इसके साथ हम इस मॉड्यूल के आखिरी में पहुंच गए हैं। आइए अब इस मॉड्यूल में जिन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई है उन्हें को संक्षेप में देखते हैं। समुदाय आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा या CBHFA एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपात स्थिति के समय योग्य स्वयंसेवक उपलब्ध कराता है। CBHFA का उद्देश्य किसी समुदाय के निवासियों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करके समुदाय को मजबूत बनाना है। किसी स्वयंसेवक को अपने समुदाय का आकलन करने और स्वास्थ्य की प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के महत्व का मूल्यांकन करने योग्य बनना चाहिए। हर एक सरकार राष्ट्रीय सोसाइटी या गैर सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक नागरिक समाज संस्थाओं के रूप में मान्यता देती है। दुनिया के लगभग हर देश में नेशनल रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट सोसाइटी हैं। स्वयंसेवकों को अपने समुदाय के प्रभावित सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता देने योग्य होना चाहिए। एक स्वयंसेवक को समुदाय के सदस्यों को बीमारी की रोकथाम और बीमारी के संकेतों और लक्षणों को पहचानने को लेकर शिक्षित करना चाहिए। प्रभावी संपर्क के सिद्धांतों में स्थानीय भाषा इस्तेमाल करना, भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करना और परिपक्व, सुशिक्षित और भली भांति परिचित होना आता है। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रियाओं में 4 चरण होते हैं, जिनके नाम आकलन, योजना बनाना, कार्यान्वयन और जांचना आते हैं। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने समुदाय पर आधारित स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।